राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, राइजिंग न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और आज की बात में हम चर्चा करेंगे क्राइम, क्रिमिनल्स और खास के आपका जो एक्ट है, जो नया वीएनएस बना है, उसी के बारे में। क्रिमिनल और सिविल केस, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो जरा आप मुझे बता दें वकील साहब, क्रिमिनल किसको कहते हैं? देखिए, जो क्राइम करे उसको क्रिमिनल कहते हैं। क्राइम तो वो किया, लेकिन क्राइम साबित होगा उसके बाद तो उसको क्रिमिनल कहेंगे। हाँ, क्राइम मतलब जो कोड है बीएनएस या आईपीसी, उसके तहत जो ऑफेंस है वही क्राइम कहलाएगा। जी। जो उसमें डिफाइंड नहीं है वो क्राइम नहीं कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हम आप कहीं जा रहे हैं और तू मैं हो गया, तो जनरली वो क्राइम में नहीं डिफाइन है। हाँ, कैसे? इसीलिए कि जो ज्यादा ग्रेविटी उसमें नहीं होता है, छोटा मोटा बात था तू मैं हो गया। अब सपोज किसी ने जब तक कि आपको कोई ऐसा एक्ट से कोई इंसल्ट हो, आपकी कैरेक्टर को इंसल्ट फीलिंग हो, या आपके साथ हाथापाई न हो जाए, या आप का सीरियस क्राइम में कुछ ब्लड न आ जाए, तभी वो सीरियस क्राइम होता है। तभी सीरियस क्राइम होता है। तो छोटी मोटी बातों को छोड़ के जो सेक्शन एक्ट में बीएनएस और ओल्ड में आईपीसी में जो डिफाइन है, उसके तहत जो ऑफेंस उसी को क्राइम कहेंगे और उसको क्राइम करने वाले को क्रिमिनल कहेंगे। अच्छा, आज के डेट में होता क्या है कि नॉर्मली कि एफआईआर तुरंत हो जाती है, एफआईआर कर दिया और वो केस चालू हो जाती है जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, क्राइम जो है ना, क्रिमिनल लॉ जो मोशन में आता है, यानी क्रिमिनल लॉ जहां से स्टार्ट होता है, उसका पहला माध्यम कहां है कि जो एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज हो गया, क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। ओके। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आता। मोशन में नहीं आया। मोशन में नहीं आता, उसमें गति नहीं होती। गति नहीं होती अनटिल एंड अनलेस एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं सिविल के ऊपर। देखिए, सिविल प्रक्रिया जो है, क्रिमिनल और सिविल में आपने अंतर की बात किया था जी। क्रिमिनल में आपको शारीरिक दंड मिलता है, आपको जेल होगा, आपको जेल में आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, हो सकता है पत्थर भी तोड़ने का आदेश रहे, आपको जंजीर से जकड़ देगा, सिंगल रूम में रखिए, आपका ग्रीवियस आपका क्राइम इतना है। सिविल में है कि जो भी पनिशमेंट मिलता है वो अर्थदंड मिलता है। अच्छा, सिविल में आपको बॉडीली पेन और बॉडीली कंफाइनमेंट, आपका लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करना, ये सब नहीं होता है। आप अगर सिविल रॉन्ग किए हैं तो आपको आर्थिक दंड, जो कितना रुपया देके इसकी भरपाई कर दीजिए। शाब्दिक अर्थ में अगर कहा जाए आम जनभाषा में, तो क्रिमिनल वो हुआ जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, और क्रिमिनल वो कहलाएगा जिसके ऊपर शारीरिक दंड दिया जा सकता है उसको, वो क्रिमिनल में शारीरिक दंड होता है। और फाइन का भी प्रोविजन है कुछ केसों में, कुछ कंपनसेशन, जैसे कि 376 की कोई घटना हो गई तो उसमें पीड़ित परिवार को कुछ तुरंत कंपनसेशन दिया जाए का प्रावधान अब कुछ नए जजमेंट्स में आने लगे हैं। जब तक ट्रायल चले या आफ्टर ट्रायल भी जब डिसीजन आता है तो उसमें ये देता है इतना आपको दंड हुआ, आपको 2 साल या 4 साल जो भी एज पर पनिशमेंट जो है वो आपको दे के साथ में 50,000 उनको दीजिए कंपनसेशन। तो ये आया है, लेकिन मोटा मोटी आपको शारीरिक दंड मिलेगा। आपकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर देगा, फ्रीडम को बंद कर देगा। प्रोविजन ये है कि रिफॉर्म में, जेल क्या है, एक रिफॉर्मेटरी सिस्टम है। वहां माना जाता है कि जो हम उसको समाज से थोड़ा अलग रखेंगे तो इनकी आदत सुधर जाएगी, इसीलिए जेल बना है। एक रिफॉर्मेटरी सिस्टम का 4-5 गो रिफॉर्मेटरी सिस्टम है क्रिमिनोलॉजी में। उसमें एक ये भी है कि जेल इसीलिए बनाया गया कि जो वहां लोग जाके समाज से हट जाएंगे, तो वो जो एक
क्रिमिनल बेंट है उनके माइंड में धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब वो निकलेगा तो एक सभी मतलब सभी समाज में एडजस्ट कर जाएगा, ऐसा मानना है जी। और आपने सिविल के बारे में बताया कि जिसमें शारीरिक दंड नहीं, आर्थिक दंड होती है। जैसे मान लीजिए कोई दो आदमी का लैंड डिस्प्यूट है, अब ऑनरशिप का डिस्प्यूट है कि जो ये मालिक है, ए मालिक है कि बी मालिक है, दोनों आदमी कोर्ट में है, न्याय एक आदमी को मिलेगा कि नहीं ए मालिक है, तो ए मालिक है तो भाई ए को क्या होगा, उनकी डिक्री हो जाएगी, उनके फेवर में जजमेंट होगा, डिक्री एग्जीक्यूट होगा और उनको पोजीशन दे देगा, पोजीशन दिया जाएगा, जो भाई आपकी चीज थी आप अपना ले लीजिए। हम दूसरी है पैसा, रुपया पैसा का है, तो रुपया आप हार गए जी, आप इतना रुपया इतना % इंटरेस्ट में 30 दिन में 60 दिन में आप दे दीजिए, केस खत्म हो गया। तो सिविल जो है सो उसमें यही दोनों समान, वो एकदम बेसिक अंतर। और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट लागू है। एक नया चीज आया है सामने में, अब ये बदलाव कैसे है क्या नहीं है, लोगों में जनता में परेशानी है, इस चीज की सोच है, बातें आ रही है। जैसे गुंडा एक्ट जिसको कहते हैं आप, पहले गुंडा एक्ट कैसे लगता था और अब आज के परिवेश में गुंडा एक्ट क्या एसीपी लगा सकते हैं? एसीपी को अधिकार है गुंडा एक्ट लगाने का? क्या एक्टिव पुलिस लगाती है? देखिए, गुंडा एक्ट एक एक्ट है जिसमें कुछ ऑफेंस का प्रावधान है जी। जब कोई ऑफेंस ऐसा होता है तो पुलिस को इन्फॉर्मर देता है, बाद में वो कंप्लेनेंट भी होता है। अगर रिटेन में कंप्लेन दिया तो जो इन्फॉर्मर होता है वो इन्फॉर्म करता है, पुलिस आई, पुलिस प्राइमा फेसा इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या क्या घटना घटी है, और उसमें जिस तरह का लगा कि नहीं गुंडागर्दी यहां हुआ है, तो वो गुंडागर्दी के एक्ट अपने एफआईआर, जब वो कंप्लेन आता है, कंप्लेनेंट होता है, रिटेन में कंप्लेन देता है, वो कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट होती है, तो उसमें ये पुलिस अथॉरिटी को अधिकार है कौन सा सेक्शन लगाएगा कौन सा नहीं लगाएगा। तो क्या उस सेक्शन के बारे में पूर्ण जानकारी उनको होती है? बिल्कुल, उनकी हमारे नॉलेज से उनको पूर्ण जानकारी तो नहीं होती है, पूर्ण जानकारी तो वकील को होती है, लॉयर को होती है, लेकिन उनको प्रारंभिक नॉलेज पूरी एक्ट का दिया जाता है, उनकी बार बार समय समय पर ट्रेनिंग होता है, तो और वो जानते हैं जो ये घटना हुआ तो ये सेक्शन लग जाएगा, ये घटना हुआ तो ये सेक्शन लग जाएगा। कहने का मतलब सवाल यही है मेरा कि किसी आदमी के ऊपर 2 या 3 एफआईआर किसी भी मामले में, छोटे मोटे मामले में भी अगर दर्ज हो गया है, तो क्या उसको ऐसे ही उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा सकते हैं आप, या प्रशासन लगा सकती है, पुलिस लगा सकती है? देखिए, ये डिस्क्रिशन है आपको एसएचओ को। हाँ, जो एसएचओ जब ये इंफॉर्मेशन आई कि वहां कोई ऑफेंस 2 तरह का होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या डिफरेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसको सीरियस ऑफेंस कहते हैं, जिसमें 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होती है जिसमें 2 साल या 2 साल से कम की सजा होती है, और वो छोटा मोटा होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली कंपाउंडेबल होता है, दोनों पार्टी आपस में सहमत करके खत्म भी करा सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ना वो सीरियस ऑफेंस में होता है। गुंडा एक्ट है क्या जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लग गया? गुंडा एक एक्ट है जैसे कि सीपीसी है, जैसे सीआरपीसी है। गुंडा एक्ट में क्या सजा का प्रावधान क्या है? गुंडा एक्ट में जब साबित हो जाए कि वो गुंडा है, नहीं, ऐसा वो तो साबित होना तो ट्रायल का इशू है। एक्ट लगाना अलग है। एक्ट लगाना अलग है। देखिए, अब मान लीजिए जो पुलिस अननेसेसरली 2 से 5 धारा लगा दिया जी, मेरा या कहीं से कन्विंस हो गया कि जो नहीं इसको रगड़ देना है, ये सब भी होता है, ऐसा मैं मना नहीं करता हूँ, होता है। तो बायस होके 2-4 धारा और लगा दिया, गुंडा एक्ट भी लगा दिया। उसके बाद पहले देशद्रोह का था वो एक्ट वो लगा दिया। ये सब
सब वो पुलिस वालों का काम है। एफआईआर हो जाने के बाद हाँ, जो जो धाराएं लगा दी जाती है पुलिस के द्वारा, तो क्या वो आदमी अगर गुंडा एक्ट लग गया तो गुंडा साबित हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। गुंडा एक्ट, चूंकि गुंडा का मतलब सब आदमी जानते हैं, पूरा देश में जानता है कि गुंडा का मतलब क्या होता है, बदमाश। ठीक है जी। बदमाश कौन, जो बदमाशी करता है वही बदमाश। तो वही है कि जो बदमाशी कवर्ड अंडर द गुंडा एक्ट, उसमें जो प्रोविजन है, जब ये करेंगे तो आप गुंडा कहलाएंगे। प्रेमा फेसाई उस ढंग का जो एक्टिविटी आप कर दिए तो गुंडा एक्ट पुलिस ने अपना एफआईआर में लगा देता है। लेकिन वो ट्रायल में जाके वो साबित करना होता है, साबित करना, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के बाद ही प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट, क्रिमिनल लॉ में है कि बियॉन्ड डाउट साबित करना होता है। बियॉन्ड डाउट, कहीं से भी शंका न रहे कि जो ये बंदा ये काम नहीं किया है। हाँ। दूसरी एक चीज बात और आती है, क्या कमिश्नरेट लागू होने के बाद, वीएनएस लागू होने के बाद एफआईआर होना, तुरंत एफआईआर हो जाता है या नहीं हो सकता है? क्या क्या मतलब है? देखिए थोड़ा सा परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन है कि पहले था कि जो घटना घटी, थाने गए, आप अगर थोड़े दबे तबके के लोग हैं, कोई सुनता नहीं था जी। एफआईआर की दूर की बात छोड़ दीजिए, आप माल पैसा दीजिए, माल दीजिए, ऐसे नहीं, मुंह से नहीं, साइड वे में पैसा दीजिए। आप एक मोबाइल खो जाएगा तो 500 रुपया दीजिए, तब हम आपको मुहर मार के दे देंगे जो मोबाइल आपका बंद होगा। स्टैम्प जो, हाँ हमने हमारा मोबाइल खो गया है जी। तो जनरल लोगों को बहुत दिक्कत थी। थोड़ा परिवर्तन है इसमें। अब क्या हुआ? अब है कि जो एफआईआर हो जाती है। एफआईआर ये वीएनएस लागू होने से एफआईआर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ एंड ऑर्डर के कारण, देखिए सुप्रीम कोर्ट कई केसों में कह दिया, बराबर कहती आ रही है कि जो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या कोई ऑफेंस की आपकी कंप्लेंट आती है, आपको लगता है कि जो इसमें ऑफेंस कोई कॉग्निजेबल है, इमीडिएटली आप एफआईआर दर्ज करिए। आपका काम नहीं है कि जो मतलब जाएं और जांच करें, तब जांच करने के बाद ये पता करें कि सही में ये घटना घटी है कि नहीं है, ये आपका काम अभी नहीं है। अगर आपके पास कंप्लेन आया है और वो कंप्लेन कॉग्निजेबल ऑफेंस का लगता है, आप इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। कहने का मतलब ये है, आपका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं है जांच करने का? नहीं, जांच करने का अधिकार है जी, लेकिन पहले आप एफआईआर दर्ज करें, पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद अपना आईओ डिप्यूट करिए। अपना जो टीम जो जिस ढंग की ऑफेंस है उस हिसाब से अपना टीम बना के आप उसकी जांच करिए। जांच करने का विषय है, वो जांच होता है। विवेचना एफआईआर के बाद कर सकते हैं आप? तभी तो करें, तभी कर सकते हैं ना। हाँ। विवेचना जो है सो तभी न होगी, क्योंकि किसी में 90 दिन है, किसी में 60 है, जिसका ऑफेंस मतलब लेस सीरियस ऑफेंस में 60 दिन में आप चार्जशीट देना होता है। जो ग्रीवियस है, जो सीरियस ऑफेंस, उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट दीजिए। उसमें भी एक प्रोविजन है, 90 दिन के अंदर नहीं आपका फाइल हुआ तो डिफॉल्ट बेल हो जाएगा, एक्यूज को डिफॉल्ट बेल देना पड़ जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएगा। इसीलिए अगर सीरियस ऑफेंस है तो प्रोसिक्यूशन चाहती है कि जो वो समाज से कटे रहे, वो प्रयास करती है कि इनको बेल जल्दी न हो। ये सब प्रोविजन है, वो सब आपका विस्तृत ब्रॉड हुए है। पूरी क्रिमिनल सिस्टम उस पर है कि कहाँ क्या होता है, कितने दिन में क्या होना चाहिए। ये सब होने के बाद वो चार्जशीट और वो विवेचना। एक आखिरी सवाल कर ले वकील साहब, वीएनएस लागू होने से देश को फायदा मिला है और या न्यायालय को? ये दोनों में देखिए अभी बहुत अर्ली है, बीएनएस से फायदा मिला कि नहीं मिला, ये वैसे सवाल नहीं होना चाहिए के रूप में। ये सवाल होना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे भी आईपीसी थी और अब बीएनएस हो गया है। कोई ज्यादा परिवर्तन, नाम का परिवर्तन, कुछ चीजें, सेक्शन का चेंज हो गया है। पहले 302 में मर्डर था, अब दूसरा सेक्शन है। कुछ सेक्शन में एक आध को जोड़ दिया गया है, कुछ में एक आध घटा दिया गया है, लेकिन ओवरऑल प्रक्रिया वही है।
सिस्टम पैटर्न जो आईपीसी में जैसे चलता था वैसे आज भी चल रहा है, जज भी वैसे ही एक्ट करते हैं, कोई ऐसा आमूल नहीं हो गया है परिवर्तन एक्ट बदलने से। जहां तक लाभ का फायदा है तो लाभ का फायदा नहीं, ये लाभ और हानि का चीज नहीं है। आप गलत करेंगे और ऑफेंस करेंगे तो जो एक्ट उस टाइम प्रेजेंट एक्ट एप्लीकेबल है उसके तहत आपकी ट्रायल होगी, और ट्रायल में दोषी पाएंगे तो सजा होगा, निर्दोष हो गए तो एक्विटल हो गया, आप घर आज भी लाखों लोग केसों में उलझे पड़े हैं, फैसला तारीख तारीख के पीछे रहते हैं। इसका समाधान आखिर कैसे निकालेंगे? देखिए सर, ये सिस्टम है, लीगल सिस्टम इसको कहते हैं। देश भी एक सिस्टम से चलता है, लीगल भी एक सिस्टम से चलता है। बहुत बड़ा देश है, हजारों कोर्ट है, हजारों जजेज है, ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स है, समझ गए ना जी। केस भी बहुत है। जहां तक तारीख पे तारीख या देरी की जो बात कह रहे हैं, ऑन एंड एवरेज आज के डेट में कुछ न्यायालयों को छोड़ के सिविल क्रिमिनल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 3 साल तक में अपना वो निर्णय दे देते हैं। अच्छा, समझ गए ना, जनरली 3 साल तक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निर्णय, तो उसके बाद हाई कोर्ट में कम समय लगता है। पहले तो एडमिट होगा, एडमिट नहीं हुआ तो पहले ही डेट में आपका डिसमिस हो जाएगा, तो जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां एक ही डेट एडमिट होगा तो टाइम लगेगा, एडमिट नहीं हुआ डिसमिस हो गया तो खत्म, सिर्फ एक डेट में। तो ट्रायल कोर्ट में टाइम लगता है। ट्रायल कोर्ट जो है सो बेसिक कोर्ट है, वहीं पर क्रिमिनल में तो ट्रायल कोर्ट किसी भी चीज में पहले ट्रायल हो जाएगा, सब बातें हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ट्रायल होता नहीं है, जो केवल डॉक्यूमेंट का स्टडी होता है। डॉक्यूमेंट पढ़िए और डॉक्यूमेंट के हिसाब से बहस करिए, और न्यायालय अपना एज पर लॉ डिसीजन देते हैं। तो कुछ जगह जिसमें नोएडा है, नोएडा से में बहुत टाइम लगता है, यहाँ बहुत स्ट्राइक होता है, पर आज भी स्ट्राइक था। आज मैं गया और काम नहीं हुआ, आ गए। ये सब तो देश के लिए देखिए हमारे जो इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, जैसे बार एसोसिएशन वगैरह, उन लोगों को आगे आना चाहिए। नहीं समझे, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करने का एक मेथड होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं स्ट्राइक कैसा होना चाहिए। जापान में एक कंपनी, जूता बनाने की कंपनी थी, उसमें स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक हुआ तो कहा कि जो काम तो हम करेंगे, लेकिन हम एक ही पैर का जूता बनाएंगे, दूसरे पैर का नहीं बनाएंगे। और जब स्ट्राइक टूटा तब उसकी भरपाई करेंगे, दूसरी पैर की जूता बने। काम भी हुआ, स्ट्राइक भी हुआ। ऐसा स्ट्राइक की जरूरत है, ऐसा सोचने वाला देश में कम लोग हैं। हड़ताल ये सब चीज जो बेकार है, केवल नेतागिरी चमकाने के लिए वो करते हैं कि हम भी एमएलए हो जाए, हम भी एमपी हो जाए, हमारा भी नाम हो जाए, स्ट्राइक कर दो जी। जिनके जेब भरे हैं, जिनको रोजी रोटी के लिए कमाना है, वो जानता है जो काम करना कितना जरूरी है। और जिसका फीस ले लिए हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो वो पूछता है क्या हुआ हमारे केस में, जो जानकार क्लाइंट्स हैं वो पूछते हैं, तो जवाब कौन देगा? अगर देरी होगा या हम जवाब नहीं दिए तो फिर जिम्मेदारी पैसा ले लिए है ना, वो तो हम उनको बरगला देंगे ऊपर। सही बात। एक वो भी है ना, वो भी कोर्ट है, वो भी कोर्ट है ना। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये थे हमारे अधिवक्ता संजीव कुमार झा जी, जो मिथिला की धरती से है, और यहाँ दिल्ली में भी, दिल्ली कोर्ट में भी है, और गौतम बुद्ध नगर की जो कोर्ट है वहां भी है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या हो तो संजीव कुमार झा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप क्रिमिनल और सिविल दोनों केस देखते हैं। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश शाह। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।